अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि मज़े में रहने का मतलब होता है कि हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं नेमतों के लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। और जब भी मैं अपने शो का आगाज़ करती हूँ तो ज़रूर इस बात पर एम्फेसाइज़ करती हूँ कि आप जिस हाल में भी रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, अल्लाह ताला अपनी नेमतें जो हैं उस पर नाजिल करते रहते हैं और बरकतें और रहमतें जो हैं उस पर आती रहती हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जिस हाल में भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। तो जब भी आपने अपने आप को अगर कंपेयर करना ही है तो उन लोगों से करें जो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा काउंटेबल है, ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ वैल्यू रखती है तो वो ये वैल्यू रखती है कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप अपने घर वालों के साथ हैं, आप अपने माँ बाप के साथ हैं और इसके अलावा आपके बहन भाई आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, जिन लोगों के साथ भी आप रहते हैं वो आपके साथ हैं। तो सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी की आपकी फैमिली, आपकी सेहत और वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। तो ज़रूर सोचा करें कि कभी जब आप दस्तरखान पर बैठे हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं या खाना खा रहे हैं सब साथ मिलकर, वो है वो कीमती लम्हा, वो है वो कीमती चीज़, वो है वो प्रीशियस टाइम जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे होते हैं। ज़िंदगी में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी जगह पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ हैं, मुश्किल में, आसानी में, खुशियों में, तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत ये है। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं, तो ये है आपकी ज़िंदगी के कीमती लम्हात जो पैसों से भी नहीं खरीदे जा सकते। ये वो बातें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप ख़रीद नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि क्लास आपके अंदर होती है, क्लास पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो जिस हाल में हो, जहाँ भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने रिश्तों की अहमियत को पहचानें कि अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं सो व्हाट, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास अच्छे माँ बाप हैं, आपके पास अच्छी तरबियत है, आपको कम से कम जो है वो ये बात पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कम से कम आपका ईमान मजबूत है, कम से कम आप तकवे पर हैं। तो ज़िंदगी की इन नेमतों को पहचानना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन एडिकेट्स नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन टैलेंट नहीं होता, सलाहियत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन जब वो पहनते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है सबसे अलग है, सबसे नया है और सबसे बेहतरीन है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो भाई ये पहली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है जनाब हज से रिलेटेड। हुआ कुछ ऐसे है कि सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अच्छा जी, सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू होगा और इससे कबल मामूल के मुताबिक खाना काबा की देखभाल के काम जारी हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से भी प्री हज फ्लाइट शेड्यूल मुरतब कर लिया गया है। प्री हज फ्लाइट शेड्यूल में शामिल 4 एयरलाइंस की 101 परवाज़ें शामिल हैं। प्री हज ऑपरेशन में PIA की 33 परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट की जाएंगी, जबकि सऊदी एयरलाइंस से 29, एयर ब्लू से 24 और एयर सयाल की 15 परवाज़ें ऑपरेट करेंगी। लाहौर एयरपोर्ट से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को ऑपरेट की जाएगी। 18 अप्रैल को सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV 5735 लाहौर से मदीना रवाना होगी। तो जनाब, सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये है पोलियो मुहिम के हवाले से। आज 13 अप्रैल है, तो आज से लेके 19 अप्रैल तक शहर भर में जो पोलियो की मुहिम है उसके लिए जामे सिक्योरिटी प्लान जो है मुरतब कर लिया गया है। तो ये मुहिम चलाई जा रही है, ये कैंपेन है, पोलियो कैंपेन है। और इस मुहिम के दौरान जो पोलियो टीम्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस एहलकार जो हैं, अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। लेडी पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जो है वो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तमाम जोनल अफसरान सिक्योरिटी इंतजामात की बराह रास्त निगरानी यकीनी बनाएं। एडिशनल IG कराची जो है उनका ऐसा कहना है और आवाम को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें इन तमाम लोगों के साथ, इन तमाम टीम्स के साथ। और एक दफ़ा फिर जो ये पोलियो वर्कर्स हैं, जो पोलियो टीम है पूरी,
हमारे शो की तरफ से, हमारे शो की टीम की जानिब से इन सबको खिराज तहसीन कि ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन है और वहाँ पर जाकर जो है ये पोलियो के कचरे पिला रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की सूरत हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी, मौसम जो है, कराची वालों तैयार हो जाएं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गर्मी आने वाली है, ज़्यादा गर्मी होने वाली है, शदीद। महकमा मौसमियात ने बता दिया है, तो कराची के शहरियों को शदीद गर्मी के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। शहर कायद के रिहायशियों को शदीद गर्मी के लिए तैयार रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में नुमाया इजाफे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जारी करदा जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है उसमें 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जबकि जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल है उसके मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 56% है, जबकि शुमाल मगरबी हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की हल्की रफ्तार से चल रही हैं। तो ये हो गया है जी मौसम का हाल। अब कुछ बात कर लेते हैं हम रेमेडी की। अच्छा जी, स्किन को खूबसूरत बनाना है, स्किन पे ग्लो लाना है और स्किन को करना है साफ़, लेकिन सबसे बेहतरीन स्किन वो होती है जो कि थकन से दूर हो। सबसे अच्छी स्किन वो होती है जिसके ऊपर ग्लो आए। सबसे अच्छी स्किन वो होती है जिसके ऊपर जो टू टोन होती है ना, वो ना हो। स्किन बेशक आपकी बहुत गोरी ना हो, लेकिन साफ़ होनी चाहिए, स्किन पे ग्लो आना चाहिए, उस पर चमक आनी चाहिए। तो डेड स्किन आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपनी स्किन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं। और जो दिन भर की थकन होती है जब आपने शादी में जाना है और उससे पहले जो है वो आपने स्किन प्रेप करना है, तो उसके लिए है एक ज़बरदस्त सी रेमेडी और ये है जनाब, आपने लेना है एक लीमू, फिर आपने लेनी है शक्कर और आपने करना ये है कि डेड स्किन और चेहरे की थकन दूर करने के लिए लीमू और शक्कर का बनाना है स्क्रब। ये स्क्रब आप अपने घर में बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच शक्कर, फिर चंद लीमू का जो है वो आपने चंद लीमू लेने हैं या फिर आपने पूरा 1 लीमू लेना है, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। तो फिर आपने जो है वो लीमू का जूस लेना है फिर आपने 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है। तो जी 1 चम्मच शक्कर, फिर लीमू का जूस और फिर आपने जैतून का तेल लेना है, फिर 1 प्याले में शक्कर और लीमू का जूस मिलाना है आपने। फिर अगर आप चाहें तो जैतून का तेल भी मिला सकते हैं या फिर आप सिर्फ लीमू और शक्कर भी मिला सकते हैं। फिर आपने इसको जो है वो सोल्यूशन बना के स्क्रब करना है और कम से कम 1-2 मिनट तक या 3 मिनट तक आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। बहुत ज़्यादा रिगड़ के नहीं करनी है, सुपरफिशियली करनी है। और फिर उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद अगर आपने कहीं शादी में जाना है या फिर आपने किसी भी दावत पर जाना है तो ज़रूर जाइए। आपका स्किन जो है, आपका जो चेहरा है वो चमकने लगेगा, ग्लो आ जाएगा, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, चेहरे की थकन दूर हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे अभी आप जो है वो कोई कोरियन स्किन लेके किसी शादी में या दावत में गए हैं। तो डेड स्किन को हटाता है ये स्क्रब, चेहरे की थकन दूर करता है और स्किन को चमकदार बनाता है। तो ये है जी एक परफेक्ट और ज़बरदस्त रेमेडी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और भाई मैट्रिक के पेपर शुरू हो गए, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और ये जो नकल माफिया है, ये जो चीटिंग माफिया है, ये सरगर्म है, इस पर होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालीमी मयार के ऊपर बात करेंगे। आपको तो पता ही है कि जो मैट्रिक बोर्ड हैं उसके इम्तहानात, अब सालाना इम्तहानात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। 10 अप्रैल से इन इम्तहानों का आगाज़ हुआ था और जिस तरह से आगाज़ हुआ था वालिदैन परेशान थे, एडमिट कार्ड का मसला था, खुदा करके अभी पेपर्स स्टार्ट हो गए। उसमें भी जो है वो कई सारी ख़बरें सामने आ रही हैं कि इम्तहानी मराकज़ में जो है पंखे नहीं चल रहे हैं, डेस्क नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब मुस्तकबिल के मेहमारों को आप क्या फ्यूचर देना चाह रहे हैं और किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये सूरत हाल रहेगी तो स्टूडेंट किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे अच्छे पेपर्स देंगे और क्या करंट सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मौजूद है अख्तर अरई साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करंट सिचुएशन है आपके पास, क्या खबरें आ रही हैं? और ये भी सुन रहे हैं कि जो नकल माफिया है वो भी सरगर्म हो गई है, तो इस तरह से किस तरह हम मुस्तकबिल के मेहमारों की तरबियत कर सकते हैं? खुदा करके तो एडमिट कार्ड मिले हैं, उसके बाद अब इम्तहानी मराकज़ के हवाले से भी इतनी खबरें सामने आ रही हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? जी, अपडेट्स तो ये हैं कि इम्तिहानात ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइज करने में जो इंतज़ामात करने होते हैं वहाँ लैकिंग है, वहाँ कमी है।
और बड़ी हैरत की बात है, मैं दोबारा मीडिया पे ये बात कहना चाहूँगा कि सैटरडे तक भी जो है एडमिट कार्ड के फॉर्म्स लिए गए हैं और उन बच्चों से जिनको मौका देना था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, कई बार बारहा हम चेयरमैन साहब से कह चुके हैं कि आप 10 दिन पहले फॉर्म्स लेना बंद कर दीजिए। क्या बच्चा एक दिन की तैयारी करके घोल के पी कर आएगा और पेपर देगा जो आप उसके उसके फॉर्म्स रिसीव कर लेते हैं? अब उसमें होता है कि सेंटरों में नाम भेजना, पता नहीं क्या कुछ इतनी मुश्किलात होती हैं, सेंटर में मटेरियल पूरा होना नहीं होना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फिर ज़ाहिर करप्शन का आगाज़ यहीं से हो जाता है। एक तरफ हमारी आवाम जो है वो क्यों सोई हुई लास्ट स्टेज में उठती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरी तरफ सवाल उन अवामी जो नुमाइंदगान हैं, सियासतदान हैं, उनसे है, उन मिनिस्टर साहब से है कि वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में आ चुके हैं तो अभी हमें इनको जो है वो देना है, मौका देना कि जो है ऐसा ना हो कि ये कंप्लेन करें चलो इनका बच्चा तालीम हासिल कर जाए। जब ऑब्लाइज कर लेते हैं तो फिर उस वक्त तो धर्म भरम होना ही है सिस्टम। तो अब दूसरी तरफ ये है कि जो पेपर्स हैं, पेपर आउट होने की भी खबरें हैं, कबल वक्त आउट होने की खबरें हैं। तो मेरा सवाल ये भी चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम से है कि आपने तो कहा था कि हमने ऐसी कोडिंग कर दी है कि जो पेपर जहां से आउट होगा वहां से पता चल जाएगा उस केस का क्या हुआ। दूसरी तरफ सेंटर के अंदर जो केईएससी ने काफी एरियाज के अंदर बिजली दी तो है, इसमें कोई शक नहीं, मगर कई ऐसे सेंटर्स भी मौजूद हैं 521 सेंटर में से, जिनमें से कई सेंटर्स में बिजली गायब है। खास तौर पे पंखे गायब हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पंखे गायब हैं, क्योंकि वहाँ पर पंखे प्रॉपर थे नहीं, फर्नीचर टूटा फूटा है, डेस्क हिल रही है, बच्चे का हाथ हिल रहा है, और इस तरह से कई ज़रूरी एशिया जो है वहाँ पर उनके पास दस्तयाब ही नहीं है। जी अच्छा, जिस तरह से अभी आपने करंट सिचुएशन बताई है, इम्तहानी मराकज़ की ये सूरत हाल है, आज भी जाहिर सी बात है पेपर है, तो ये बताइएगा कि इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोराल कितना डाउन होता होगा, और जो बच्चे तैयारी करते पूरा साल और फिर उन्हें पता चलता है जी नकल माफिया भी सरगर्म है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इस पर क्या क्रैक डाउन किया जा रहा है? कुछ इस हवाले से आपके पास इतलात हैं, कुछ खबरें हैं? क्योंकि ये तो किसी और का हक मारने के मुतरादिफ हो गया ना कि कुछ लोग जो है वो नकल के जरिए आगे जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो दीगर तरीके अख्तियार कर रहे हैं। जी सर। जी बिल्कुल, देखें एक तरफ ये मैंने मुशाहिदा खुद किया है बोर्ड ऑफिस में जाकर के वो इंतजामात को अरेंज करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात तक बैठ रहे हैं, मगर बुनियादी फिर मैं बार कह रहा हूँ कि फॉर्म्स लेट वसूल क्यों किए जा रहे हैं, उन्हीं को अकोमोडेट करने में इतना मसला होता है, तवज्जो उस तरफ होती है। फिर जहाँ तक जो आपने बात की है वो 100% दुरुस्त है कि जो बच्चा तैयारी करके आता है, जब देखता है कुछ बच्चों को हेल्प मिल रही है, कुछ बच्चों के पास गेस्ट पेपर मौजूद है, बल्कि कुछ बच्चों के पास तो वो रियल क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, वो कहाँ से मिल गया उनको, कहाँ आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, तो मॉरली वो जाहिर है कि जो मेहनत करने वाले तुलबा तालबात हैं वो बेचारे डिमोटिवेशन हो जाती है और दिल टूट जाता है। अच्छा सर, शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि किस तरह से बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और वालिदैन का इसमें क्या किरदार हो सकता है, असातिज़ा मिलकर, वालिदैन मिलकर किस तरह से बच्चों को तैयारी करा सकते हैं एग्जाम्स की, ताकि उनके नंबर अच्छे आएँ, ताकि उनका एक शेड्यूल जो है वो बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से आखिर तक जो है वो एडमिट कार्ड के इशूज़ हैं, फिर इम्तहानी मराकज़ में बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, तो कितने नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए स्टूडेंट्स के? जी सर, शॉर्टली बताइएगा प्लीज। बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, मगर यहाँ मैं बोर्ड की तारीफ करना चाहूंगा कि इस बार बोर्ड ने गेस्ट पेपर इशू किया था और उसके मुताबिक बच्चे तैयारी करें, जिसको टारगेट एक आउटलाइन दे दी थी कि इस आउटलाइन में से पेपर आएगा। ये बहुत खुशाइन बात है, बच्चों को चाहिए उसके मुताबिक तैयारी करें और हौसला कम बिल्कुल हारे मत, तैयारी टारगेट पेपर पे करें। और फाउंटेन पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मना है, क्योंकि वो जो आंसर कॉपी है वो इंक पीने वाली कॉपी है, तो उसमें डुप्लीकेशन स्कैनिंग में गड़बड़ हो रही है, तो लिहाजा पॉइंटर लेकर जाएं और अपनी हिम्मत करें। और जो गेस्ट पेपर बोर्ड ने इश्यूज किए हैं जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसके मुताबिक तैयारी करें। और बच्चों वालिदैन का काम हौसला देना है, राह हक दिखाना है, अपनी तैयारी करें और जाके अल्लाह का नाम लेके आप अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से अपनी अच्छी राइटिंग में पेपर दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत कीमती बातें की आपने, बहुत मुफीद बातें की जो कि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर इन हिदायत पर अमल करना है, और आपने जो है ना अच्छी अच्छी हेडलाइंस भी डालनी है, अच्छी अच्छी हेडिंग्स भी डालनी है। देखिए न्यूज़ कर करके ना हमें हेडलाइंस की आदत होगी, लेकिन वो होती है जी हेडिंग्स। तो आपने पैराग्राफ वाली अच्छी अच्छी हेडलाइंस डालनी है, फाउंटेन पेन का जो है वो इस्तेमाल करना है, और जिस तरीके से सर ने आपको बताया है मेरा गला भी ख़राब हो गया जी, जिस तरीके से सर ने आपको बताया वो SOPs पर आपने ज़रूर अमल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे। मेहनत करनी है, रात में रिवीजन करना नहीं भूलना। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बातें करेंगे जी। शादी सीज़न उरूज पर है, और शादी सीज़न के जो मेन्यू होते हैं, जो खाने होते हैं, वो तो डिसाइड हो ही जाते हैं, लेकिन मसला आता है कि उसके बाद जब ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन की जो दावतें होती हैं, उसमें क्या पकाया जाए, मज़े मज़े के खाने क्या पकाए जाएँ, ससुराल वालों को कैसे खुश किया जाए, ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई कुछ बात करते हैं अब कि शादी सीज़न है उरूज पर, और ये वो सीज़न होता है जिसमें लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होते हैं। वलीमे का मेन्यू भी डिसाइड हो जाता है, इसके अलावा बारात का मेन्यू भी डिसाइड हो जाता है, माइयों का मेन्यू जो है वो भी डिसाइड हो जाता है कि भाई क्या मेन्यू होगा, कहाँ क्या कुछ कैसे करना है। लेकिन मसला जब आता है, जब शादी के बाद पहली दावत होती है दूल्हा दुल्हन की, और फिर वो जो चौथी की रस्म होती है वो करनी होती है, और उसके बाद बहन भाइयों पर जो है वो ये जिम्मेदारी होती है कि भाई एक एक करके सब ने अलग अलग जो है ब्राइड एंड ग्रूम को अपने अपने रिश्ते के मुताबिक के बड़ी बहन के घर पहले जाएंगे, फिर उसके बाद भाई के पास, और ससुराल में और मैके में जो है वो दावतें शुरू हो जाती हैं। तो जी शादी तो हो जाती है, और फिर वहाँ पे जितना कुछ होना होता है वो सब हो जाता है, लेकिन फिर मरहला आता है दावतों का। तो दावतों में जो है वो क्या पकाएं, क्या खिलाएं, और कौन सी जो है वो नई डिशेस होनी चाहिए, और ऐसी कौन सी डिशेस होनी चाहिए जिससे ससुराल वाले जो हैं वो खुश हो जाएं, और मैके वाले जो हैं वो भी खुश हो जाएं कि भाई ज़बरदस्त इंतज़ाम हो गया, और हमने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खातिर मदारत की है ससुराल वालों की। तो जी पहली दावतों पे क्या पकाएं, शादी सीज़न के बाद दूल्हा दुल्हन की दावतें कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेरी फेवरेट शेफ़ किरण साथ। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई बहुत दिनों बाद आप हमारे शो पर आई हैं, और मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि किरण की ना स्पेशल बात ये है कि किरण माशाल्लाह एक तो इनके हाथ में जायका बहुत है, खाने बड़े अच्छे बनाती हैं, और दूसरा ये कि बहुत एजुकेटेड है, इनको हर चीज़ का बैकग्राउंड भी बड़े अच्छे से जो है ना वो पता होता है। तो किरण अब भाई मरहला है दावतों का, और जो दुल्हन वाले हैं उनके ऊपर ये प्रेशर है कि जी जो चौथी का खाना है, जो चौथी की दावत है वो करनी है, तो वो उसमें क्या पकाया जाए और क्या खिलाया जाए ज़रा ये बताइए। फिर किरण भी यहाँ पर बहुत कुछ बना के लाई है, उसकी रेसिपी पूछते हैं। जी किरण। भाई पहली बात है कि दावत थी तो दावत जैसा एहतमाम तो ज़रूरी था। हाँ। अच्छा, अब बात आती है जी पहली दावत में क्या करें, तो ये बड़ा ससुराल वालों को, मैके वालों को बड़ा प्रेशर होता है लड़की की तरफ से। सही। दूल्हा क्योंकि पहली दावत में पहली दफ़ा जा रहा होता है तो उसको नर्वसनेस अलग हो रही होती है, राइट। लड़की की एक अलग वो शाइनेस और नर्वसनेस होती है। अच्छा, अब होता है कि ये एक बड़ा इमोशनल, एक दावत नहीं होती, बड़ा इमोशनल जो है ना वो सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं इसके साथ, कि बेटी आ रही है पहली दफ़ा अपने शौहर के साथ आ रही है, किस तरह से एहतमाम किया जाएगा। दामाद की खातिर तवाज़ो जो है ना हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उसमें जो है अब अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा एक मेन्यू सेट है, जैसे हम लोग दिल्ली वाले हैं, हमारी दिल्ली वाली जो ख़ास चीज़ें हैं वो हमारे मेन्यू में ज़रूर हो रही होती हैं। जैसे हमारे पास कोफ्ते आ गए, जैसे मैं लेकर आई हूँ, कोफ्ते आ गए, बिरयानी हो गई है, इसके अलावा कोरमा आ गया हमारा, पुलाव आ गया, ठीक है, हलीम आ गई, कुछ भी आप इस तरह का जो देसी मेन्यू जो होता है ना वो करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। आपका चाइनीज़ का मूड है तो भी चाइनीज़ का एहतमाम किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर रिवायती जो है ना वो टच यही होता है कि जी बिरयानी, कोरमा, कोफ्ते, ये चीज़ें हम लोग ज़रूर रखे जाते हैं। अच्छा जी, आज किरण जो बना के लेके आई हैं उसमें है जी कोफ्ते, इसके अलावा बिरयानी है, और शायद टिक्का बिरयानी है जी, टिक्का बिरयानी है, और इसके अलावा जो है हलीम है, फिर जो है वो साथ में मिल्क केक, क्या है, 3 मिल्क केक है, और भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो आप लेकर आई हैं। तो मैं इससे पहले कि आपसे टिक्का बिरयानी की जो ये रेसिपी है ये पता करूं, तो ये बताइए कि भाई क्या ये चौथी की दावत में रखा जा सकता है, ये खाने सर्व किए जा सकते हैं दावतों में किरण? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये दावत का ही एहतमाम मैंने किया हुआ है, दावत में बिल्कुल हम रख सकते हैं। अब होता ये कि बिरयानी वगैरह तो अभी शादी में आप खा पी के आए हुए होते हैं, कभी दूल्हा वालों की तरफ से, दुल्हन की तरफ से, तो थोड़ा सा उसको ट्रेडिशनल कर दिया हमने कि भाई टिक्का बिरयानी एक नई चीज़ हमने ऐड कर दी इसमें, तो टिक्का बिरयानी बिल्कुल रख सकते हैं हम। और जैसे कोफ्ते आ गए, कोफ्ते दिल्ली वालों में ज़रा सा एहतमाम ये किया जाता है कि ख़ास
हाँ। कोफ्ते अगर ना हो तो दावत पूरी नहीं होती है हमारी। सही, बिल्कुल। तो इस तरह से ये हम दिखा भी रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है बिरयानी बना के लाई है, टिक्का बिरयानी। तो किरण ऐसा करें कि पहले ना आप रेसिपी बताना शुरू करें इस बिरयानी की, ताकि लोगों को पता चले, और फिर जल्दी जल्दी से हम बाकी चीज़ों की रेसिपी पूछते, फिर करते ढेर सारी बातें, दावतों के खास एहतमाम की भी बात करेंगे। जी अच्छा जी, टिक्का बिरयानी तो हाँ। ये है कि हमने पहले टिक्के को मैरिनेट किया है। टिक्के मसाले के अंदर लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, उसका फूड कलर हो गया, उसके अंदर लेमन हो गया, दही हो गई, ठीक है, और ये सब चीज़ों, गरम मसाला थोड़ा सा हमने ऐड किया और इसको हमने मैरिनेट कर दिया। टिक्के को जितना आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा ही फ्लेवरफुल बनेगा। आप ओवरनाइट मैरिनेट कर दें, वरना 3 से 4 घंटे आप कम से कम दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिरयानी की जो रेसिपी है, हमने टमाटर वो करा, फ्राई करा, उसके अंदर हमने लाल प्याज डाली, मसाले नमक मिर्च हल्दी, उसके अंदर खड़े मसाले होते हैं, लौंग काली मिर्चें इलायची खास तौर से दालचीनी, और ये सब के साथ हमने भुनाई करी। भुनाई करने के बाद इसमें हमने दही डाली। अब टिक्का था तो उसमें चिकन के पीसेस नहीं थे, अगर नॉर्मल बिरयानी होती है तो चिकन के पीसेस के साथ अदरक लहसुन दही वगैरह डाल के आपने भुनाई करी, इसका कोरमा बनाया। कोरमा बनाने के बाद चावल आपने दम में दिए। चावल आपने हाफ डन करने होते हैं, यानी कि एक कनी का चावल आपने छोड़ना होता है। बेस में हम 50% डालें, टॉप पर आप 20% आप डाल दीजिए जो कनी रह जाती है, और उसके साथ आपने उसकी लेयरिंग, सॉरी 70%, एंड में 70% आपने उसकी लेयरिंग कर दी, दम लगा दिया आपने, ठीक है। कोयले, अगर आपने कोयले की वो करना है, जैसे टिक्का है तो आपने कोयले का भी दम लगा दिया बिरयानी के ऊपर। सही। चलिए जी, ये तो हो गई जी टिक्का बिरयानी की रेसिपी। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करते ढेर सारी बातें, और चौथी के जो स्पेशल खाने होते हैं वो पूछते हैं कि क्या कुछ बनाया जा सकता है, और साथ साथ ना जो ससुराल वाले होते हैं उनको ये होता है कि जी पहली दावत है, उसमें क्या कुछ बनाया है, तो मीठे में क्या खास एहतमाम होना चाहिए, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई दावतों के खानों की बात हो रही है, क्या बनाया जाए, क्या पकाया जाए। किरण हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, ये बताइए कि क्या बनाया जाए दावतों में कि ससुराल वाले भी खुश हो जाएं, क्या बनाया जाए कि भाई लगे कि हाँ यार, अगर दुल्हन के घर पे दावत हुई है तो पहली दावत बड़ी अच्छी हुई है। बेशक बहुत सारे खाने नहीं हो, सिलेक्टेड डिशेज हो, लेकिन मज़े की हो, कौन सी डिशेज हो सकती हैं? देखिए, मेन कॉमनली तो जो है वो बिरयानी सबसे ज़्यादा हिट जाती है, क्योंकि राइस जो है ना वो खाया जाता है। सही। तो उसमें दावत के एहतमाम के लिए या तो पुलाव होता है, वो अब देखिए ट्रेडिशनल वाइज भी देखा जाता है। पंजाब साइड पे ज़्यादातर पुलाव बिरयानी खाई जाती है। हम कराची वाले ज़्यादातर बिरयानी को फोकस करते हैं, मसालेदार मज़ेदार चटखारेदार बिरयानी हो। अच्छा, हम दिल्ली वाले हैं तो हमारे पास वाइट बिरयानी बड़ी चलती है, जिसको हम सादा बिरयानी कहते हैं। तो बिरयानी इज़ लाइक किंग ऑफ दी ऑल यू नो डिशेज। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हम कोरमा रख सकते हैं, हम कढ़ाई रख सकते हैं। अच्छा, हम आइटम है ना वो रख सकते हैं। अच्छा, अब डिपेंड करता है खाने वाले के ऊपर। अब वो कहता है कि नहीं भाई हम ये खा के, तो हम चाइनीज पे आ सकते हैं जी, हम चाउमीन रख सकते हैं, हम मंचूरियन और चाइनीज वो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा अनफॉर्मल नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जब पहली दावत पे आ रहे हैं ना, जिस तरह की जो जेनजी और जो चलते आ रहे हैं ना, वो ज्यादातर यही वाले। अच्छा, बाज़ औक़ात फैमिलीज में ये होता है कि चलो भाई अब रेस्टोरेंट जाके दावत करते हैं। ऐसा भी होता आजकल ये भी है, बहुत ज्यादा है कि भाई अगर चलो माँ बाप ने घर में कर दी, तो अब जो बहन है ना वो कहेगी चलो भाई रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ जाके जी ऑर्डर करो और खाओ। ये वाला बिजनेस। लेकिन किरण, मसला तो वही है ना, जो अभी भी बहुत सारे ऐसे खानदानी लोग हैं, अभी भी जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अभी भी वो जो समझते हैं इस रख रखाव को, वो प्रेफर करते कि नहीं जी, दावत का मतलब ये है कि आपने जब इनवाइट किया तो आप घर में बुलाएं और फिर घर में एहतमाम करें ना। तो एक तो आपने बिरयानी का जिक्र किया कि बिरयानी हो गई, और क्या हो सकती है डिशेस? हम कह रहे हैं कोरमा हो सकता है, कढ़ाई हो सकती है, ठीक है, हमने कोफ्ते का बताया, कोफ्ता हो सकता है, राइट, ठीक है। अच्छा, आजकल हांडी भी बड़ी फैशन में है, हांडी हो सकती है चिकन की, हो सकती है रेशमी चिकन हांडी है आजकल, रेशमी पनीर हांडी ये बहुत चल रही है, पनीर हांडी ये हम रख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं। अभी हमारे यहाँ है, लोग पनीर की डिशेस काफी ज्यादा पसंद करने लगे, पनीर रेशमी हांडी बहुत है। मैंने इस दफा खुद दावत में भी, अलग नॉर्मल हमारी उसकी थी, ईद की दावत थी, लेकिन हमने ये रखा था डिश। अच्छा, मतलब आपने ये डिश रखी थी। तो ये तो हो गई, चले जी, ये स्पाइसेस हो गए सारे, ये वो खाने हो गए। अब मीठे में क्या रखें, ये जरा बताएं। मीठा भी आजकल जो है ना, खीर से जरा लोग हट चुके हैं, बोर हो चुके हैं। तो आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो 3 मिल्क केक चल रहा है। 3 मिल्क केक बहुत पसंद किया जाता है। किरण बना के भी लेके आई हुई है ना, इसीलिए मैं लेके आई, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। बिल्कुल, मतलब इसको मैं जितनी भी क्वांटिटी में बनाती हूँ ना, ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है मेरे घर में, जितनी भी दावत हो। सही। तो दिस इज मोस्ट ट्रेंडिंग। ये तो एक मीठा हो गया ना, इससे नहीं इतना ज्यादा उन्होंने खुश हो जाना, उन्होंने खुश हो जाना कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल कोई डिश हो। हम इसके साथ फ्रूट ट्राइफल रख सकते हैं, हम दूध दुलारी रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनल में चले जाएं तो हम जर्दा रख सकते हैं बिरयानी के साथ, जो फुली लोडेड जर्दा होता है
ये सारे आइटम हम मीठे के साथ रख सकते हैं। मीठे के साथ रख सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट कि भाई फिर आप दावतों पर ना ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर तो ये है ना कि सिर्फ आपने चले पहली दावत हो गई, अब बाकी दावतें जो घर वाले कर रहे होते हैं, ये सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, इसमें आप किसी स्पेशल आपका कोई पर्सन बाहर से आया हुआ है या और लोग भी बाहर से आए हुए हैं, उनको भी आप ऐड ऑन कर लें, तो उसमें फिर क्या मुख्तलिफ चीज़ें रखी जा सकती है दावतों में ना? देखिए, मुख्तलिफ आइटम तो हमने यही करना, जैसे 2 डिशेज अब आपने रखनी है, किसी ने अपने बजट के अकॉर्डिंगली दावत करनी है। अच्छा, सिर्फ दूल्हा दुल्हन को ही बुलाया हुआ है, फिर क्या करूंगी? आजकल जो दावत करना भी ना एक प्रेशराइज हो गया है पेरेंट्स के ऊपर, बहुत ठीक है ज्यादा कि जी दावत रखनी है, एहतमाम करना है। अब बजट कैलकुलेट होता है कि भाई हमारा कितना बजट चला जाएगा, कितना बजट चला जाएगा। अब कहने वाली बात ये, देखिए ये जो दावतें होती है ना, ये आप मोहब्बत बांटने के लिए होती है, ना कि लग्जरी दिखाने के लिए होती है। ऐसा नहीं है, हमने इसको लग्जरी में ले गए कि जी 10 डिशेज होंगी तो दावत होगी, वरना तो दावत नहीं होगी। तो हमने ये इस तरह से नहीं करना है। आप 2 डिशेज रखें, एक डिश रखें, मोहब्बत से रखें और वो करें। अच्छा, ये दूल्हा वालों के लिए भी है और दुल्हन वालों के लिए भी, कि अंडर प्रेशर ना करें। दूल्हा ये ना करे, दूल्हा के घर वाले की जी बस यही था भाई, मोहब्बत से आपको रखा है, मोहब्बत से बुला रहे हैं आपको। हमने अगर जैसे दुल्हन वाले अगर दामाद को घर बुलाया है तो इसके एतबार से बुलाया कि अब आप हमारे बेटे हैं, दामाद नहीं है। तो वो एक मोहब्बत जो है ना, वो आपको जो बेटी के घर से मिल रही है, दुल्हन के घर से मिल रही है, वो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत शो ऑफ हो चुकी है, शो ऑफ हो चुका है। अच्छा, अब तो मसला सारा ये ना कि अब तो घर में भी जो कुछ होता है या बाहर भी कुछ होता है, वो सब सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया के लिए, कि हमें सोशल मीडिया पर क्या दिखाएंगे हम। आप जरूर अपलोड करें रील्स, आप जरूर दिखाएं कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। मगर इसलिए नहीं कि आपने सोशल मीडिया पर दिखाना है, पहले दिल से दावतें कर लें, पहले दिल से मेहमानों को बुला लें, तो जब आप वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं ना तो वो नेचुरल लगता है। लेकिन जब कुछ लोगों ने कुछ चीजें की ही सोशल मीडिया के लिए होती है ना, कि खाने ही अगर आपने बनाया तो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए बनाए, तो पता लग जाते हैं। अच्छा जी, रबड़ी जो होती है वो बड़ी फेमस होती है। मेरे अब्बू की भी जो है ना बड़ी पसंदीदा थी रबड़ी, अब्बू बहुत शौक से रबड़ी खाते थे। अच्छा, उनकी भी प्रेफरेंस ये होती थी कि दावत की है, किसी की भी दावत की है ना, तो रबड़ी जरूर रखी जाए, चाहे उसके साथ एक और डिश हो, एक और मीठा हो। वो प्रेफर करते थे कि 2 डिशेज हो मीठे की ना, क्योंकि रबड़ी घर में बनाई जा सकती है, या रबड़ी बेहतर रहती है कि नहीं वो बाजार से मंगा लें। अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो घर से बेहतर तो कोई चीज ही रबड़ी। नहीं है। हाँ जी, रबड़ी। लेकिन होता ये है कि आप यूजुअली बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, हर किसी के लिए घर में बनाना आसान नहीं होता, और अगर बन भी जाता है तो वैसा टेस्ट और टेक्सचर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ना ये दूध की ना बलाइयों को ना जमा करना होता है। वो पकता रहता है, फिर जमा करते हैं, पकता रहता है, जमा करते हैं। जो लेयर होती है ना जो हम खाते हैं, वो फिर बड़ा लेंदी, बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, और उसके लिए आपको बहुत अटेंशन रहना पड़ता है कि मीठा एक ऐसी चीज है, अगर वो लग गया पूरा मीठा बर्बाद हो गया। तो यूजुअली वो मार्केट से लिया जाता है और वो अच्छा भी उसके होता साथ फिर आप एक जो है स्वीट डिश साइड लाइन आप कुछ और रख लें। अच्छा, अब किरण, वो कौन सी मीठी डिश है, वो कौन सी स्वीट डिश है जो आसानी से घर में बन जाती है और फॉर्मल भी होती है? लाइक आप अगर किसी की दावत करें तो उसको फॉर्मली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको 2 बताऊंगी। एक तो खीर। खीर में बहुत सारी वैरायटीज होगी। मैं एक दफा आपके पास पहले शो में आई थी तो मैं क्रंच खीर लेकर आई थी। तो एक एडिशनल एक आपने जिसमें आपने बड़ा फूल छूल डाल के उसको बड़ा सेट किया था। किरण की जो टॉपिंग होती है या जो प्रेजेंटेशन होती है ना खानों की, वो बहुत अमेजिंग होती है और उससे बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे भी बात करते हैं। अच्छा, बट क्रंच जो खीर है जो आप बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, अभी कल भी जैसे हमारे घर में दावत थी तो हमारे मामू आए हुए थे। अब वो यही कह रहे थे, हम लोग खाना देख कर खाते हैं। हमारे दिल्ली वालों में ये बहुत मसला है, अगर खाने की शक्ल खूबसूरत नहीं होगी, खाना जितना भी टेस्टी होगा वो कहेंगे कि जी अच्छा नहीं था। ये हमारे तो ये शक्ल देख के खाना हमारे यहाँ खाया जाता है। तो ये बात इसीलिए हमने घर वालों से सीखी है, हमने अपने ससुराल से सीखी है कि खाना अच्छा प्रेजेंट करा हो, चाहे अपने घर की दावत के लिए भी। प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। जिस तरह से आप सर्व करते हैं ना, पता लगता है कि आप कितनी खुशी से किसी को खिला रहे हैं। किरण, अब तो ये भी हो गया कि लोगों ने ना डिस्पोजेबल प्लेट्स रख ली और मैं देख रही हूँ वो पूरी उसकी टेबल सर्व करते हैं। तो ये कल्चर जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स में मेहमानों को खाना सर्व करने वाला, नहीं ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शायद नई जनरेशन कर ले, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमें तो वही कांच के बर्तन चाहिए, कांच के बर्तन में डिस्प्ले चाहिए
और वो उसमें जो है ना एक इज्जत देने का जो होता है ना कॉन्सेप्ट जो होता है कि भाई ये कांच के बर्तन हम निकालेंगे अब जो मेहमान आएंगे, बेशक हम खुद प्लास्टिक में खा लें मैंने, लेकिन गेस्ट के लिए कांच के बर्तन डिनर सेट वो निकल रहे होते हैं। और अब तो यूजुअली ये हो गया है कि जो कल्चर आ गया वो ये आ गया है कि जो नॉर्मल दावतें होती है उसमें लोग कहते हैं जी डिस्पोजेबल प्लेट्स निकाल लें, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, मतलब वो दूसरी कोई बच्चों की कोई पार्टी है तो वो आप कर ले, उसमें डिस्पोजेबल प्लेट्स जो है वो ठीक है, समझ आती है कि बच्चों को आपने जमा किया और उसमें आपने कर लिया, या आप आउटडोर पे हैं किसी पिकनिक सेटअप पे हैं तो दैट्स फाइन। बट आप जब भी किसी गेस्ट को बुलाएं, जितने लोगों को भी बुलाएं, ज़रूर प्लेट्स जो हैं उनको देखें कि वो आपके पास अच्छी क्रॉकरी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने शो मारनी है, इसलिए कि आपने ये बताना है कि आप अपने मेहमानों से कितना प्यार करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन जब वो आप आते हैं आप उनको कितने प्यार से खाना खिलाते हैं, वो जो बर्तन आपने सजाए होते हैं वो कितने प्यारे होते हैं, आपका सलीका नज़र आता है। चले जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर किरण हमारे साथ मौजूद है, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो कैसे बनाए जाएं, उनकी क्या रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है ना कि बनाना क्या है खाने में आपने, मतलब दावत किसकी है, किसको बुला रहे हैं, ब्राइड ग्रूम आ रहे हैं, पहली दावत है, या फिर कोई आपके स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए अपने खाने बनाने हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे होते हैं, मतलब आपके कुछ फ्रेंड सर्किल से लोग आ रहे होते हैं, रिश्तेदारों में से कोई आ रहा होता है, और अगर कोई इस्लामाबाद से आ रहा है कराची, तो उसके लिए फिर क्या बनेगा किरण, ये तो ज़रा बताएं। अच्छा, जो अक्सर आउट ऑफ सिटी आ रहे होते हैं तो वो बड़ी अपनी फरमाइशें लेकर आ रहे होते हैं जो यूजुअली अक्सर वहाँ नहीं बन रही होती हैं, नहीं मिल पा रही होती हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें यहाँ पर खाना है। अब मोस्ट तो मैं कह रही हूँ ना इम्पोर्टेंट जो है ना वो हमारी जो शहजादा है ना वो ये हमारी बिरयानी है। उनको कराची की बिरयानी खानी होती है। अच्छा, एक्सेप्ट भी नहीं करते दूसरे शहर वाले इस बिरयानी को, कहते हैं वी आर बेस्ट इन दिस बिरयानी, लेकिन हमें पता है कराची की बिरयानी इज टॉप बेस्ट। सही। तो वो जरूर कहते हैं कि जी आप वो मसाले तो इस्लामाबाद से भी कोई आ रहा है तो आपने जो है वो कराची की बिरयानी खिलानी है उसको, उसको खानी होती है, वो फरमाइश लेकर आते हैं कि जी हमें ये बिरयानी जरूर खिलाएं, जिन्होंने नहीं खाई होती है। अच्छा, मीठे में हम अब जिस तरह से बताया, हम ट्राइफल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में हम ट्राइफल रख सकते हैं, उसमें फ्रेश फ्रूट्स भी आप डाल दें, ठंडा भी होता है, मज़ेदार होता है, ठीक है ना। तो वो आप बहुत सारी इसमें कस्टमाइजेशन होगी, इसमें आप आइसक्रीम मिला दें, बहुत सारी आइटम आप इसको कर सकते हैं। क्रंच खीर की जो रेसिपी, हाँ जी, क्रंच खीर, हाँ जी, उसकी रेसिपी जरा। हाँ, क्रंच खीर आपने नॉर्मल जैसे खीर बनाई, खीर बनाने के बाद उसमें जो कैरमलाइजेशन जो होती है ना चीनी की, वो करनी है, ठीक है। आपने 1 किलो में आपने ले लिया, हाफ कप चीनी ले लिया, उसको कैरमलाइज किया। जब आपकी खीर घुट जाती है, सबसे पहले उसको चावल को घोटना होता है, पहले चीनी नहीं डालनी होती है। जब वो गाढ़ेपन पे आती है, आपने कैरमल डाला उसके अंदर, कैरमल बना के, और फिर आपने उसको फाइनल घोटा डाला, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कितना मीठा लेते हैं, 3/4 कप से लेकर, हाफ कप से लेकर 3/4 कप तक आप ले सकते हैं 1 kg के अंदर। तो ये आपने गिरा, ऊपर से आपने कुछ क्रंच रोक लिया, उसको आपने कूट के डाल दिया, सजा दे, डेकोरेट जितना डेकोरेट करेंगे, जितना खूबसूरत बनाएंगे डिश, उतनी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी, उतनी ज़्यादा खूबसूरत डिश जो है वो बन जाएगी। अच्छा जी, एक और डिश यहाँ पर रखी हुई है, ये रखे हुए जी कोफ्ते, और इसके अलावा जो है वो आपने 3 मिल्क केक बारे में बात की, तो पहले 3 मिल्क केक की रेसिपी आप हमारे साथ। अच्छा, 3 मिल्क केक हम बता देते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 2 पाउंड बनता है ये। 2 अंडे की हम रेसिपी बता रहे हैं आपको। 2 अंडे की रेसिपी। 2 अंडे की रेसिपी में आपने 3/4 कप आइसिंग कैस्टर शुगर या चीनी घर में पीस लें। अंडे पहले बीट करें, अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि वो फ्लफी नहीं होते फिर अगर आप फ्रिज के अंडे लें। 2 अंडे आपने अच्छे बीट कर लिए, थोड़े से फ्लफी हो गए, उसमें आपने कैस्टर शुगर डाली, उसको अच्छे से बीट किया। उसके बाद आपने इसमें 1/4 कप इसमें ऑयल डाला और अब 1/4 कप आपने मिल्क डाला, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अच्छा, फिर आपने वो वेनिला एसेंस भी ले लिया। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपके पास मैदा आ जाता है, 1 कप आपने मैदा ले लिया, उसी के अंदर आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1 पिंच आपने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, उससे अच्छी राइजिंग हो जाती है। राइट। वो आपने इसको हाथ से कट एंड फोल्ड वाले मेथड से मिक्स करना है। दोबारा बीटर नहीं चलाना वरना उसकी सारी एयर निकल जाएगी। सही, ठीक है, फ्लफी इतना नहीं रहेगा। फिर आपने मिक्स करने के बाद उसे बेकिंग मोल्ड में डाला, बेकिंग मोल्ड को ग्रीस कर लें आप अच्छे से और बेकिंग पेपर लगा दें और 9 by 9 इंचेस या 8 by 8 इंचेस के उसमें आप उसमें बेकिंग ट्रे में आपने डाला। 20 मिनट से बेक होता है ये। 20 मिनट्स के बाद आपने इसे निकाला। 3 मिल्क की जो है वो यही एक लॉजिक है कि आपने एवेपोरेटेड मिल्क वो लेना है, क्रीम लेनी है, कंडेंस मिल्क लेना है। ये 3 जो है ना मिल्क की फॉर्म है। राइट। तो उसको आपने मिक्स कर लिया, जैसे आपने हाफ कप मिल्क ले लिया, हाफ कप आपने कंडेंस मिल्क ले लिया और आपने क्रीम का पूरा एक 200 ml का आपने क्रीम का पैकेट ले लिया, उसको तीनों को मिक्स करा।
जब ठंडा हो जाए आपका केक, उसमें आपने होल्ड करे केक के अंदर और आपने ये मिक्सचर डाल दिया, राइट। चिल्ड करें, उसके बाद व्हिपिंग क्रीम बीट करें और उसको डेकोरेट जैसे करना चाहें डेकोरेट जैसे करना चाहे वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कोफ्ते भी आप लेकर आई हैं, तो ये कोफ्ते की रेसिपी वही है जिस तरह सारे लोग बनाते हैं या आपने कुछ डिफरेंट इसके अंदर नहीं, हमारी वही कॉमन, हमने खुद मैंने अपनी सास से सीखा है। अच्छा, इसमें वही आपने कोफ्ते के मसाले, कोफ्ते कीमे के अंदर आपने प्याज लेनी है, हरी मिर्च, हरा धनिया और इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो आपके जाएंगे नमक, मिर्च और गरम मसाला, नमक मिर्च और गरम मसाला, इस तरीके से वो और इसको सबको अच्छे से इसको आपने ग्राइंड करना है ताकि जो बहुत टेक्सचर है ना इसका बहुत स्मूथ हो जाए। सही। आपने इसकी बॉल्स बनानी है, ग्रेवी बनानी है जो नॉर्मल सालन की जिस तरह ग्रेवी बनती है, और आपने कोफ्ते डाल देना। कुछ लोग कहते हैं जी कोफ्ते फ्राई करें, ये करें, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाल दें, वो पक के बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से बन जाते हैं। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ब्रेड भी डाल रहे होते हैं, अंडा भी डाल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी पिसाई अच्छी करी है ना तो इसमें आपको किसी चीज को एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को फिर एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल डालने की जरूरत नहीं। चलिए जी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा किरण, क्योंकि बस अब मैं थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप लास्ट में जो है ये कंक्लूजन बताएं कि दावतों में यूजुअली कौन कौन सी डिशेस रखी जा सकती हैं। चौथी की दावत में जो दूल्हा दुल्हन की पहली दावत होती है, मैके में जो लड़की की होती है, इसके अलावा आम दावतों में भी कौन सी डिशेस जो है वो रखी जा सकती है? ठीक है, बस हम क्योंकि पाकिस्तानी है तो हमें पाकिस्तानी चीज़ें से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम इसमें आपको ऑप्शन देंगे जी। आपने बिरयानी रख दी, आपने वाइट बिरयानी रख दी, आपने इसमें मसाला बिरयानी रख दी, टिक्का बिरयानी रख दी, पुलाव रख दिया, पुलाव बिरयानी रख दी। फिर हम ग्रेवीज में आ जाएंगे, हमने कढ़ाई रख ली, हमने कोफ्ते का सालन रख लिया, हमने कोरमा रख लिया, ये हमारे हैं। इसके अलावा हांडी चिकन या रेशमी पनीर हांडी रख ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हलीम का ऑप्शन आता है, आप हलीम रख सकते हैं, आप बारबेक्यू आइटम भी रख सकते हैं, सीख कबाब हो गए, आपके टिक्का हो गए, जितना आप मतलब आपके इजाज़त देती है जेब। लेकिन असल मैसेज तो यही है कि आप 2 खाने रखें, प्यार मोहब्बत से रखें, दिल से रखें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है, क्योंकि ये मोहब्बत से दावत रखी जाती है, दूल्हा को बेटा बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वो ये ना मतलब अपने आप को प्रेशर में ना डालें, बिल्कुल प्रेशर में ना डालें। और ये जिस तरीके से प्यार से ये खाने बनाए जाते हैं ना, प्यार से अगर आप सर्व करें, और खाने बनाने का एक तरीका होता है, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करें ना तो लोगों को वो भी बड़ा पसंद आता है। तो भाई किरण, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज आई और अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और बड़ी ज़बरदस्त ये जो शेफ़ है हमारी किरण। चले जी, अब शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे बातें इस बारे में कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। यही 2 ख़वातीन जो कि शादी से पहले एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, लेकिन शादी के बाद अगर एक दूसरे की नंद भाभी बन जाएं तो ये एक दूसरे की दुश्मन क्यों हो जाती हैं। औरत ही औरत को आगे जाने के लिए सपोर्ट क्यों नहीं करती। इस पे करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भाई, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, सहेलियां हैं जो सोचेंगी नहीं भाई हम तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल आप लोग नहीं होंगे, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि मेरे साथ बहुत मेरी बहनों की तरह हैं, और हर रिश्ता जो है ऐसा नहीं होता कि आप उसको शक की निगाह से देखें, या हर रिश्ता ऐसा नहीं होता कि आप जो है उसके बारे में कोई बुरा गुमान करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या है कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माइंड ट्रेनर उरूसा मोहसिन मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उरूसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सब आप बताइए कैसी हैं? ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है भैया आजकल? आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है कि ये जो पहले बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं ये बाद में क्यों एनिमीज हो जाती हैं, और फिर एक दूसरे की कामयाबी में यही क्यों रुकावट बन जाती हैं। उरूसा, ये क्या माइंडसेट है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम अपने घरों में भी देखते हैं। सास बहू देख लें आप, के पहले तो बहुत खुशी खुशी से लेके आएंगे, लेकिन वही सास जो है वो कल को बहू को वही टफ टाइम देंगी, उनसे हसद भी करेंगी। देखें, ये जो आपस में हम औरतों का दुश्मन जो बन जाती है ना, इसमें 2 बुनियादी वजह हैं, वो समझें। देखिए, एक तो जब औरत की दुश्मन होती है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो घर में सास बहू हो, या नंद हो, जिटानी हो, कोई भी हो, ठीक है। आपस में होता क्या है कि औरत के अंदर एक इनबिल्ट जेलसी होती है, हसद। वो सब औरतों में होती है।
हाँ, वो औरतें आप एक्सक्लूड कर सकती हैं जो खुद अपने ऊपर काम करें और फिर ग्रूम करें अपने आप को, लेकिन ये एक इनबिल्ट होती है औरतों के अंदर। एक तो ये बिल्कुल चीज। सही। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है बताने को, हर औरत चाहती है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, सही। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर उसके सामने या वो देखे कि मुझसे ज्यादा किसी और को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यही बुनियादी वजह है जब हम घरों में भी देखते हैं कि जब आपस में शुरुआत में सास बहू हो या नंद हो, जेठानी हो, भाभी हो, देवरानी हो। जेठानी हो, हाँ। देवरानी हो, कोई हाँ, भी हो, या हाँ। आपस में सहेलियां हो, शुरू में तो सब मामलात सही रहते हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि मुझसे जो अब मेरी सराउंडिंग में मुझसे बेहतर कोई और किसी और औरत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहां पे औरत की दुश्मन बन जाती है। देखें, होता क्या है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है कि शायद मेरे अंदर वो कमी है, शायद मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो हुनर नहीं है, शायद मेरे अंदर वो सलीका नहीं है, हाँ। और इसी वजह से जो है औरत की दुश्मन बन जाती है। सही। अच्छा रूसा, ये जो दोस्ती होती है ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये आपकी जो बॉन्डिंग होती है, जो फ्रेंड्स होती हैं, जो सहेलियां होती हैं, वो आपस में सारी बातें एक दूसरे से शेयर करती हैं, एक दूसरे को गाइड करती हैं, फिर समहाउ आगे चल के हम देखते हैं कि यही दोस्तियां दुश्मनी में बदल रही होती हैं और फिर इस हद तक हो जाती है। मैं अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करूं या उन लोगों की बात करूं जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो दोस्तियां और सारी अच्छाइयां तो जो है वो किसी को पता नहीं लगती, लेकिन अगर आपस में दोस्तों में, सहेलियों में लड़ाई हो जाए तो ये सोशल मीडिया तक आ जाती है और फिर एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। तो आप क्या देखती हैं, क्या मेन वजह होती है, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि यही पहले की दोस्तें बाद में एक दूसरे के इतना खिलाफ हो जाती हैं और फिर बाद में यही वो रिश्ते जो सबसे प्यारे रिश्ते होते हैं, ये आपको लगता है जी दुनिया के सबसे वर्स्ट रिश्ते थे, भाई हमारी तो इससे दोस्ती क्यों हुई, हमारी सहेली क्यों बनी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या वजूहात आप देखती हैं इसकी? क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इनसिक्योरिटीज है, या हमारा माहौल ही ऐसा है? बड़े मजे की बात है। देखें, हैरानकुन बात यह है, सबसे ज्यादा जो गीबत करती है ना, वो औरत करती है। ज्यादातर औरतों की बात कर रही हूँ, ज्यादातर औरतें गीबत करती हैं। क्यों गीबत करती हैं? बिकॉज दे वांट टू बी लिसन्ड, कि कोई उनकी सुने। ठीक है, जब वो गुफ्तगू करती हैं, जब वो बातें करती हैं, तो जाहिर है और लोग भी शामिल होते हैं उसमें। ज्यादातर औरत की ही कर रही होती है। ठीक है, कि ये देखा, उसको देखा उसने कैसे पहने हुए थे कपड़े, उसको देखा उसने क्या हरकत की, तो उसने क्या पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उसने क्या पहना हुआ था, और फिर ये क्या होता है, ये एक माहौल बन जाता है, एंड देन इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन, एक औरत से दूसरी औरत, और फिर वो एक चेन बन जाती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों दुश्मन बन जाती हैं औरतें, वो इसलिए क्योंकि गीबत भी एक एलिमेंट है बहुत बड़ा, कि दे वांट टू टॉक अबाउट, दे वांट कि कोई उनकी बात सुने, क्योंकि यही औरत जब घर जाती है, शादीशुदा है, तो उसका हस्बैंड नहीं सुनता उसकी बात, तो वो क्या करती है, वो फिर महफिल में जाती है, चार औरतों के बीच में वो बातें करती है, गीबत करती है। क्यों? अच्छा, गीबत वो ही शख्स करेगा, बिकॉज देखें, अगर मैं आपको कहूँ आप दीवार से जाके बात करें, आप ज्यादा देर नहीं कर पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट चले, 5 मिनट चले, 10 मिनट, ठीक है, लेकिन गीबत क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा ये हुआ था, और बताओ हमें, तो दे गेट दैट अटेंशन फ्रॉम द पर्सन इन फ्रंट, उनको वो तवज्जो मिलती है, और औरत को चाहिए ही तवज्जो है। इसी वजह से बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में औरत की दुश्मन बन जाती है, और वो हसद जो उसके अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंट था, वो भी और मजबूती के साथ सामने आ जाता है। अच्छा, और फिर इसमें हम एक और भी चीज ऐड कीजिएगा, एक और भी एलिमेंट ऐड कीजिएगा रूसा, फिर उस पर बात कीजिएगा कि अगर आपने किसी को, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो जाहिर है आप उसको सारी बातें बताएंगे और बार बार ये कहेंगे नहीं कि प्लीज ये किसी को मत कहना, ठीक है, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो क्यों किसी को कहेगी, तो वो तो आपका उससे जो रिश्ता है अपनी सहेली से, वो तो है ही ऐसा कि उससे किसी और को जाके नहीं कहना। लेकिन अब अगर वो जाके किसी और को कह दे, तो एक जो होता है ना दोस्तियां टूटने की वजूहात ये भी होती है कि आप किसी की बात को अमानत समझ के अपने पास नहीं रखते, आपके अंदर इतना हौसला ही नहीं होता कि आप किसी की बात को अमानत समझ के अपने पास रखें, तो रिश्ते टूटने की जो वजूहात होती है ये भी होती है कि आपने एक की बात जो है वो दूसरे को जाके कह दी। जी उरुसा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा
सवाल के सबा ये है, हाँ। क्योंकि ये आजकल बहुत हम देख रहे हैं होते हुए कि दोस्तियां इस वजह से टूट रही हैं, हाँ। क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल अब रहा ही नहीं जो पहले था। हाँ। जैसे पहले दोस्तियां होती थी कि जो राज, क्योंकि राज आपका ऐसा है कि आपने उसको, वही बात है, अमानत है आप उनकी तरफ से, हाँ। तो आपने उसको महफूज रखना है, अपने पास रखना है। लेकिन अब ये हम चीज नहीं देख रहे, और ये बहुत अफसोस की बात है कि ये सब हम देख रहे हैं माशरे में अपने। तो बात यही है कि हम अभी भी दोस्तियां जो है ना, आप ये देखें कि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सबा जो अपने पेट में बात नहीं रख सकते। हाँ। और बाज़-औक़ात आपको अपने सर्कल में, ये दोस्तियों में, सहेलियों में, मेरा ख्याल है अगर इतना टाइम हो गया दोस्तियों का, तो अब तक तो जान जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी सहेलियां हैं जिनको कोई खास बात बता देनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बिकॉज वो वाली बात अब नहीं रही कि मेरी, मतलब मैंने बात बताया और आगे नहीं गई। अब तो जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। कल को किसी बात पे कोई दुश्मनी हो जाए आपसे, वो दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दिया, या आगे दूसरे महफिल में दूसरे लोगों को बता दिया। ये बहुत आम है। ये बहुत अफसोस की बात है कि ये अगर इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसमें रिश्तों की जो खूबसूरती थी ना, वो खराब हो गई है। कि आप दोस्त को अब नहीं बता पा रही है, सहेली को नहीं बता पा रही, क्योंकि अब उसको पता है कि ये बात जो है आगे उस तक नहीं रहेगी, आगे और भी जाएगी। और मैंने कई ऐसी सहेलियों, लोगों को देखा है ऐसे, जो उन्होंने आके बताया है कि भाई मेरी अब उससे दोस्ती खत्म हो गई है। क्यों खत्म हुई है? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बात तुम तक रहेगी, लेकिन तुमने आके 10 लोगों को बता दी है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो बात ये है, बाजों का तो लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उनके पेट में बात नहीं रहती। ठीक है, तो वो आगे बता देते हैं उस बेवकूफी में। दूसरी चीज ये, बाजों का औरतें खुद भी आगे बताती हैं ताकि नीचा दिखाएं उस औरत को और अपने आप को एक अच्छे उसमें रहें। बात वही आ जाती है, थोड़ी देर पहले मैंने गिबत की बात की थी कि वो अटेंशन चाहती है। अब उसके पास कोई है नहीं, शौहर उसकी सुन नहीं रहा, बच्चे स्कूल में है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में है। क्या है, मैं आके सबा आपकी बात करूंगी तो लोग सुनेंगे भी, क्योंकि शायद सबा को कोई जानता भी है, और सबा जो है वो मेरी एक वाह भी हो रही है कि मतलब सब मुझे सुन रहे हैं। एक बड़ी वो भी आ रही है, क्रेडिबिलिटी। तो ये एक सारी चीजें हैं इसके अंदर। सही, बिल्कुल। अच्छा, मसला सारा यही है ना कि अगर आप जब बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं ना, जिसकी भी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी सुन कौन रहा है। अगर वो बड़े तवज्जो से सुन रहा है, कोई भी जो भी आपकी सहेली है, दोस्त है, वो उस चीज़ को इंडोर्स कर रही है, और अगर उसके अगेंस्ट वो आपको गाइड नहीं करती है, तो ये भी एक जो है ना बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छे दोस्त, कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त जिंदगी में रखना इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनसे आपको बहुत सारी जो है ना वो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अब घर की बात करते हैं कि घर के झगड़ों में आप देखें कि जब हम सुनते हैं कि भाई किसी की शादी हो गई, तो फौरन से क्या बातें सुनाई देती हैं कि जी सास नंद का जो है वो सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया, नंद भाभी का झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, ये कौन थी नंद? ये वही नंद थी जो शादी से पहले अपनी भाभी की बेस्ट फ्रेंड थी। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? भाभी बनते उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? शादी से पहले तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आपको उसकी आदतें भी पता होंगी, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो सडन क्या चेंज आ गया? तो बताएं, क्या ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, या ये मतलब एक सोशल बिहेवियर भी है कि जी अगर किसी ने भाभी बन जाना है और वो आपकी पहले दोस्त थी या नंद थी या व्हाटएवर, या कोई भी रिलेशनशिप हो, या वही सास जो अपनी बहू को बड़े प्यार से लेके आती है कि जी ये तो हमने ढूंढी है, बाद में उनको उसमें भी मसला होता है, या बहू को सास के साथ मसला शुरू हो जाता है। वही सास जो पहले आप बड़े प्यार से, जिनको आप ट्रीट कर रहे होते हैं, अपनी अम्मी की तरह, वालदा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, बाद में वही सास आपकी दुश्मन हो जाती है। कोई प्रॉब्लम है ये? मतलब ये कोई फॉर्मूला है कि जी शादी होगी तो आप लोगों ने लड़ना ही है? यूजुअली अब ट्रेंड ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन उरुसा, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कंप्लेंट्स करते हैं, और हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी ढकी छुपी जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी सासों को प्रॉब्लम होती है, अभी भी बहुओं को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जी वो एक बहुत अच्छी सास बनना चाह रही हैं, वो एक बहुत अच्छी बहू बनना चाह रही हैं, तो वो चीज़ सामने नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होता है। जी उरुसा। सबा, ये बहुत अफसोस की बात है कि वही सास जो कल को पहले लड़की थी और शादी होके आई थी और उसने अपने स्ट्रगल्स देखे थे, आज जब वो सास बन गई है तो वो वही परेशानियां जो हैं वो अपनी बहू को दे रही है। कितने अफसोस की बात है कि उसको वो जानती है कि एक नई नवेली दुल्हन के क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, क्या सोच विचार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वही
चीजों से गो थ्रू कराती है, और ये जानते हुए कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो ये जो चीज है ना कि पहले वो ऐसी थी, चाहे वो सास हो, चाहे वो नंद हो, कोई भी हो, तो वो इसलिए क्योंकि पहले तो वो वाला फेज है ना कि हम सब अच्छा अच्छा देख रहे हैं और सारी चीजें, लेकिन जब वो घर में शामिल होती है तो वो घर का फर्द बन जाती है। तो वो ऐसे ही है कि आप जो है वो देख रहे हैं कि इसके अंदर ये भी खामियां हैं, अच्छा इसके अंदर वो भी खामी, ये तो हमें दिखा नहीं, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहले वो जो है ना देख रहे होते हैं कि अच्छा मैं अपने बेटे के लिए एक बहू लेके आ रही हूँ, लेकिन अब वही जो बहू है वो इतनी क्लोज होगी बेटे से, तो वो इनसिक्योरिटी आ गई सास के अंदर कि अच्छा मेरे पे से तो तवज्जो हट गई, ये क्या हुई, तो सारा वक्त कमरे में बस बीवी के साथ होते, बीवी का गुलाम बन गया, ये तो मुझे पूछता नहीं है, ये तो पहले मुझे लेके जाता था बाजार, अब तो ये सिर्फ बीवी को घुमा रहा है, तो वो अटेंशन अब मुझे नहीं मिल रही, वो इनसिक्योरिटी आ गई अब मेरे अंदर, तो अब मैं तो जीना हराम करूंगी बहू का। तो वो ये तमाम चीजें हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी काउंट करती हैं उरूसा। अच्छा उरूसा, एक और चीज़ मैं आपके साथ में जो है वो पूछना चाहूँगी कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन के भी पेशेंट हो जाते हैं, उनके साथ बड़े एंजाइटी होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कितने लोग ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है, या कितने ससुराल वाले कंप्लेन लेकर आते हैं कि जो उनकी बहू ने उनका जीना हराम किया हुआ है? तो ये बोथ साइड क्या है आजकल, स्टैट्स क्या है, क्या आदाद शुमार है किस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के? सब आप ना पूछे तो बेहतर है। हर दूसरा केस ये पूछ वाला लिया होता है, आप जवाब दीजिए। हर दूसरा केस ये होता है। सब अफसोस की बात है, मतलब मैं वही आपको कहती हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि वाकई ये ऐसा है, और मैं कहूँ ये ढकी चुकी बात नहीं है, ये हम आम घरों में देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। अभी परसों मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा कि अभी उनका न्यू बेबी हुआ है, शी वाज अ वर्किंग लेडी अर्लियर, सास ने पहले तो जीना हराम किया था, अब और भी जीना हराम कर दिया है। मतलब किस टाइम पे वो आ रही हैं, क्यों आ रही हैं इस टाइम पे, क्यों वो गई कहीं पे, वो कहती है मैं सारा दिन घर पे होती हूँ लेकिन उसमें भी सास खुश नहीं होती है, मतलब मैं मेरा निकलना, बिकॉज देखें जब बेबी होता है, आपको समझना चाहिए, जब नई नई शादी होती है तो फिर एक कम से कम स्पेस भी होना चाहिए दोनों में ना, इतना कि मतलब आप अपनी सैनिटी तो ना खोए ना। तो वो चीज भी नहीं है कि सारा वक्त बस आप मेरी नजरों के सामने हो, सारा वक्त बस घर का काम कर रहे हो, मियाँ का काम कर रहे हो, बच्चे का काम कर रहे हो, तो वो मतलब वो कहती है इनको मतलब इनको अंदाजा नहीं है कि मतलब मैं किस चीज से गो थ्रू कर रही हूँ, कि ये खुद भी औरत है, क्या इनको ये नहीं पता कि मतलब कि एक औरत, अभी एक नई नवेली दुल्हन, अब उसका एक बच्चा भी हो गया, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, व्हाई डजंट शी रियलाइज, एंड शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच का, बहुत बुरा अभी शादी का वो चल रहा है मरहला। तो ये आए दिन कहानियां हैं। फिर एक और कहानी लाहौर से मैंने सुनी, एक बहुत खूबसूरत बच्ची, उसने ऑनलाइन ले रही थी मुझसे, तो कहती है कि शी इज अ पेंटर, उसको पेंटिंग पसंद है, तो यकीन करें सबा, वो अपने कमरे में ऊपर पेंटिंग कर रही है, उसमें भी सास को मसला है कि तुम ये क्यों कर रही हो, क्या जरूरत है तुम्हें करने की, इसको बंद करो। तो मतलब आप सोचें, चार दीवारी के अंदर रह के भी आपको प्रॉब्लम है कि आप की बहू क्या कर रही है, तो आप मतलब ये हो क्या रहा है माशरे में। और ये मैं किसी गरीब तबके की बात नहीं कर रही, मैं बहुत बड़े बड़े घरों की बात कर रही हूँ। मतलब दिस इज इनसेन जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। हम लोग ड्रामे बन गए हमारे इर्द गिर्द, हम देखते हैं ड्रामों में, देखते हैं अपने बातें करते हैं, लोग शोज करते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं रोज कोई ना कोई ऐसे केसेस आ रहे हैं। इट इज अलार्मिंग, इट इज अलार्मिंग कि ये क्या मतलब हो रहा अगर मैं है। क्या कहूँ कि 100 में से कितने % केसेस जो है सिर्फ इस वजह से आते हैं कि लोग बहू से परेशान हैं, या घर में झगड़े हो रहे हैं, या बहू सास से परेशान है, घरेलू झगड़ों के कितने % केसेस आते हैं उरूसा 100 में से? क्या आप जो है वो बता सकेंगी स्टैट्स, या क्या रैंक कर सकेंगी? सबा आई मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है बोलते हुए, 90% प्लस ऐसे केसेस आ रहे हैं। चंद ऐसे घर होंगे जो कहेंगे नहीं हमारी सास अच्छी है, नहीं बहुत कह रहे हैं नहीं है, लेकिन 90% अभी भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं जहाँ पे इस किस्म की हम देख रहे हैं केसेस, जहाँ पे ये तमाम चीजें, औरत के दुश्मन, सास बहू के झगड़े देख रही है, नंद भाभी के झगड़े देख रही है, 90% केसेस ऐसे, 90% केसेस ऐसे आ रहे हैं अभी भी।
एंड इट्स अलार्मिंग, वी आर इन 2026 राइट नाउ, मतलब इट्स अलार्मिंग और व्हाट्स उसके लिए हैपनिंग वो अराउंड आपके अस। पास आते हैं, फिर आपसे जो है वो कहते हैं, फिर आप क्यों उनको सजेशन, जी जी, डिप्रेशन हो जाता है, हाँ डिप्रेशन हो जाता है, हाँ एंजाइटी हो जाता है, हाँ, लोनलीनेस का शिकार, दवाइयां लेना शुरू कर देती हैं, कहती है नहीं हमें अब सुसाइड करना है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, ओह, हम अब किससे, अब हमें तो, हमारा तो बच्चा भी हो गया, या अब हाँ हम तो काम भी नहीं करते, तो हाँ, फाइनेंशियली भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो वी कैंट ऑप्ट आउट ऑफ दिस मैरिज, तो हम अब इसी मैरिज में फंस गए हैं। ला तादाद केसेस है ऐसे, सबा ला तादाद केसेस ऐसे हैं, सही, मतलब ये ह्यूज नंबर है। इट्स चलिए जी, अलार्मिंग। हाँ उरुसा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और ये बड़े हिला देने वाले इंकशाफात हैं कि 100 में से 90% ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो अपनी सास से परेशान है, सास कहती हैं जी हम बहू से परेशान हैं, नंद भाभी के झगड़े हैं। तो यही जो ख़वातीन हैं ये एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं और यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि सास की वजह से कोई बहू खुदकुशी की तरफ जा रही होती है और किसी बहू की वजह से सास जो है वो घर छोड़ के जा रही होती हैं। तो ये इन मामलात को देखना बड़ा ज़रूरी है। ख़वातीन को चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ख़वातीन को चाहिए कि वो एक दूसरे की स्पेस को समझें, एक दूसरे की अहमियत को समझें। ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे के साथ खुश ना भी रहें तो कम से कम आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ में तो खुश रहें। और खुश रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना और जो हसद और जलन है ना, इसको दूर कर दें। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ अचीव करना है या आपको मिलना है, वो आपकी मेहनत पे, आपकी किस्मत पे मिलना है। किसी के पास ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखिए, उसकी तकसीम पे राज़ी होना सीखिए। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आज डिस्कशन करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर निदा शकील, जिससे बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से क्यों होती है, क्या अलामात हैं और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भाई आयरन की कमी के ऊपर बात करेंगे और आयरन की कमी जो है ना ये बड़ा कॉमन है। यूजुअली बहुत आसानी से कह देते हैं लोग कि भाई हमें तो आयरन की कमी है, खाते पीते नहीं है। अच्छा, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी बड़ी आसानी से कह देती हूँ हाँ जी ठीक है मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन ये बड़ी बुरी बात होती है। मैंने भी अब ये सीखा है और मैं भी अब ये सीखना शुरू करी हूँ कि नहीं, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और ख़वातीन में आयरन की कमी जो है वो कॉमन है, लेकिन इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इससे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आयरन की कमी की क्या अलामात हैं और इसको कैसे दूर किया जाता है, किस तरह दूर किया जा सकता है, क्या आयरन डिफिशिएंसी क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर निदा शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा निदा, ये वालेकुम सलाम, बताइए। मैं ठीक हूँ। जी जी बिल्कुल। निदा, ये बताइए कि आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हैं और प्रिवेंशन क्या है इसकी? अच्छा देखिए, पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, खासतौर पे बच्चों को और औरतों को। सबसे पहली बात है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हम अच्छी तरह से नहीं लेते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। जरूरी नहीं है कि हर बंदा हर चीज अफोर्ड कर सके, ठीक है। जी। पहली बात तो ये कि मेरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हर बंदा हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग चावल आलू इस पे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं घरों के अंदर, रोटी चाय ये वाली चीजें जिसमें आयरन कंटेंट ही नहीं होता। जब आयरन कंटेंट फूड में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आयरन की कमी होगी। औरतों को आयरन की कमी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पीरियड्स भी आते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो आयरन की मजीद कमी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे हैं, ग्रोइंग हैं, जब ग्रोइंग बच्चे उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फूड अच्छे अवेलेबल नहीं होगा, डाइटरी डेफिशिएंसी होगी तो आयरन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा मर्दों को भी आयरन डेफिशिएंसी होती है मगर ज्यादा कॉमन बच्चों और खवातीन में है। एक वजह तो मैंने आपसे कह दिया, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन बट बैड न्यूट्रिशन। कुछ लोग बहुत अच्छा खाना, बहुत ज्यादा महंगा खाना खा रहे होते हैं मगर वो चॉइस ऑफ फूड अच्छा नहीं ले रहे होते। जैसे कि पिज्जे बर्गर जंक खाएंगे, उसके अंदर भी आयरन नहीं होता। तो अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन दोनों चीजें आयरन की डेफिशिएंसी करती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों में आयरन है और हमें क्या हेल्दी डाइट सेलेक्ट करनी है। एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि बच्चों के अंदर ज्यादातर कीड़े होते हैं पेट में, बड़ों में भी होते हैं। तो पेट के कीड़ों की वजह से आयरन की कमी ज्यादातर होती है। तीसरी वजह मैंने आपको बताया, औरतों की मेंस्ट्रुएशन, माहवारी के दौरान आयरन की कमी हो जाती है और अगर आयरन रिप्लेस न करें तो बार बार होती है तो कमी हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं मगर वो रेयर हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज है या कोई और ऐसी चीज जैसे कि एब्डोमिनल टीबी है या पेट का कोई और मसला है या कोई
ऐसी चीज, बूढ़े हैं, दांत नहीं है और वो कुछ खा ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी आयरन की कमी बिल्कुल हो बिल्कुल, सकती है। मजीद तो ये मजीद common मजीद इस reasons हैं। हवाले से निदा बात करते हैं कि आयरन की क्यों होती है, इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंस्टेंट ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शो को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हम आयरन की कमी के हवाले से बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर निदा शकील अभी हमें बता रही थी कि डिटेल में कि भाई आयरन की जो कमी है वो क्यों होती है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं उनमें भी आयरन की कमी मौजूद होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा न्यूट्रिशन लिया है, ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आपको तो लग रहा है कि आप बहुत महंगा खाना खा रहे हैं, लेकिन उसका आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, उसका आपकी बॉडी पे असर नहीं हो रहा, उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, वो उतना वर्थफुल नहीं है, वो आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप ओवर न्यूट्रिशन, मतलब अगर आप ओवर डाइट भी हो रहे हैं तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और अगर आप अंडर डाइट हो रहे हैं तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसके नतीजे में आपकी जो आयरन की कमी है वो रहती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो इतना अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आयरन की कमी क्यों हो जाती है। अरे हम तो जो है ना वो अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हेल्दी डाइट वो आपकी नज़र में है ना, हेल्दी डाइट वो उस वक्त है जब आपको लग रहा है कि वो हेल्दी डाइट है, बट क्या आपने उसमें कैलकुलेट किया है कि उसमें कितना आयरन है। जो डाइट आप खा रहे हैं, बेशक आप बहुत महंगे खाने खा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उसमें आयरन है, क्या वो इतना वर्थफुल है कि वो आपकी जो बॉडी की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सके, कि भाई आयरन पूरा हो जाए, उसके अंदर हेमोग्लोबिन जो कम हो जाता है वो पूरा हो जाए, और वो आपकी बॉडी को उस तरीके से पर्टिकुलरली वर्क फॉर्म में ला सके कि जिस तरह की आपको ज़रूरत है। अच्छा, निदा शकील ने हमें ज्वाइन किया है और आयरन की कमी की वजूहात, प्रिवेंशन और अलामात वगैरह सब बता रही थी। जी निदा, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जो है ना इसकी बड़ी वेग सी होती हैं। ज्यादातर लोगों को फटीग रहेगी, अच्छा। बच्चों को भी थक जाएंगे, बार बार सांस का फूलना है, ठीक है, और काम का ना होना है, फटीग होना है, जिस्म में दर्द होना है, खास तौर पे रात को टांगों में दर्द होना है। ये 3-4 अलामतें हैं ना, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि जितनी खून की कमी होगी, क्या होगा, आयरन की कमी की वजह से चक्कर का आना है, आंखों के आगे अंधेरे का आना है, कभी कभार हार्ट फेलियर तक नौबत आ जाती है। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो टांगों का दर्द है, जिस्म का दर्द है, फटीग है, सांस का फूलना है। सही, बिल्कुल। अब जिस तरीके से बता रही है ना निदा के सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से होती है। अच्छा निदा, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने सारा इसकी अलामात भी बताई हैं, फिर आपने ये सारी भी चीज़ें बताई हैं कि भाई अगर जो लोग जिनके दांत नहीं होते वो कम खा पाते हैं, उस वजह से भी उनको आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की रिकवरी करने के लिए, बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कौन से मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए? लोग अपने तौर पर भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स डॉक्टर के बगैर पूछे ना लें। आयरन के सप्लीमेंट्स अक्सर मैदा भी खराब करते हैं, तो अगर मैदे की बीमारी है तो आपको इंजेक्शन के तौर पे लेना पड़ेगा, गोली सूट नहीं करती लोगों को, ठीक है। अगर ग़िज़ा की बात करें तो हेल्दी डाइट जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल, खास तौर पे पालक, हरी सब्जियां, ठीक है, और इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल है, कलेजी का इस्तेमाल है, ठीक है, ये एप्पल का इस्तेमाल है, सेब का इस्तेमाल है, फलों के अंदर खजूर और सेब सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पालक और मजीद सब्जियां, और इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल है, ठीक है। ये तो मेन चीजें हो गई, चुकंदर है। लेकिन कभी कभार एनीमिया इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सिर्फ डाइट से काम नहीं चलता आपका, ठीक है। डाइट आपको रिप्लेस करेगी महीनों, 6 महीने, साल में, और आपको हो रहा है एनीमिया और हार्ट दबाव में आ रहा है, हार्ट फेलियर आ रहा है, तो ऐसे लोगों को कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अर्जेंट जरूरत होती है और अर्जेंट आयरन की ड्रिप्स की जरूरत होती है। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि डॉक्टर आपको देख के बताएगा कि आप गोलियों को लें, सैशे लें, या आप ड्रिप लगाएं, या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, एडमिशन की जरूरत है, या सिर्फ डाइट से काम चल जाएगा। सही। अच्छा ये बताएं कि एक सिम्टम ये भी होता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम दिन में अच्छा सोते हैं, मतलब सुबह हम अच्छा सो के उठते हैं, उसके बाद थोड़ी देर काम करते हैं, फिर हमें थकन हो जाती है और बार बार नींद आना शुरू हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे बहुत स्लीपी हो रहे हैं, और थोड़ा सा घर का काम किया फिर स्लीपी हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा थोड़ी देर 10 मिनट सो जाएँ। तो नींद का बार बार आना और थकावट रहना, क्या ये भी आयरन की कमी की वजह से होता है? कहा जा सकता है, मगर इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आयरन की कमी का ही रीजन। ठीक। अच्छा जी, जैसे ही हमें निदा शकील ज्वाइन करेंगी डेफिनेटली हम उनसे इस पर बात करेंगे, और जिस तरह से हम आयरन की कमी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसमें
क्या क्या ऐसे इश्यूज़ होते हैं, तो इसका गहरा ताल्लुक आपकी डाइट से है। अच्छा, अगर आप बार बार थकावट का शिकार हो रहे हैं तो भी आप देखें कि आपके जो बॉडी में जिन जिन चीज़ों की नीड है, आयरन है या फिर आपके दीगर चीज़ें हैं, वो आपने टेस्ट अपने लैब्स करवा लिए हैं या नहीं करवा लिए हैं। क्योंकि समटाइम्स बात वही है कि हम जब बात करते हैं ना कि जी हमें कोई भी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप एंजाइटी का शिकार होंगे, आपको चक्कर भी आएंगे, या फिर आप दिन भर में उतना प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे, आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा। तो एक तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने अच्छा सोना है। अब लोग ये कहते हैं कि जी हम इंसोम्निया को जाते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आती। उसकी रीज़न भी यही होती है कि जब खून की कमी है बॉडी में तो आप बहुत लंबा नहीं सो पाते। जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, वो ज़ाहिर अच्छा नहीं सो पाते और उनके फिर बहुत सारे जो है ना इस हवाले से प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। तो अब निदा शकील जिस तरीके से हमें डिटेल में बता रही थी कि कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनको खाकर आप आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके टीथ्स का यानी दांतों का मसला होता है, जॉज़ का मसला होता है, वो अच्छे से चबा के नहीं खा पाते हैं, तो उसका भी एक तरीक़ाकार है कि आप उनको लिक्विड फॉर्म में फिर जो है वो खाना दें या फिर ऐसी चीज़ें दें जो उनकी आयरन की कमी को पूरा करे। क्योंकि स्पेशली मैं बुज़ुर्गों के हवाले से बात करना चाहूँगी जो ओल्ड एज में हैं, घर में आपके दादा हैं, नाना हैं, दादी हैं, दादा हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर अगर वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं खा पाते हैं अपने दांतों की वजह से, तो ज़रूर उनकी जो डाइट है, उनकी डाइट में आप ऐसी चीज़ें शामिल करें, उनको इस तरह की चीज़ें दें कि वो उसकी कमी को पूरा कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा लोगों की एज हो जाती है तो वो उस तरह से अपने दांतों का इलाज भी नहीं करा पाते। तो एक फैक्टर तो ये है। इस हवाले से अगर आप हमें अभी कॉल करना चाहें और कॉल करके आप शेयर करना चाहें अपने क्वेश्चन, तो डेफिनेटली फिर वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट शो में ज़रूर जो है वो उस सवाल का जवाब देंगे, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें ना आयरन की कमी से रिलेटेड, तो बात वही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल देखना है। एक चीज़ तो हमने बता दी कि भाई डॉक्टर निदा ने भी आपको बता दिया कि भाई आपने आयरन की कमी को इस तरह से पूरा करना है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपने ध्यान रखना है कि कौन सी सब्जियां आप खाते हैं, आपका स्केड्यूल क्या है। दिन में अगर आप 2 दिन गोश्त खाते हैं तो 3 दिन आप कौन सी सब्ज़ी खाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि बाकी दिनों में आपने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। आयरन सप्लीमेंट्स भी बहुत सारी ख़वातीन खाती हैं जिसकी वजह से उनको जो उनकी स्किन टू टोन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। डार्क सर्कल्स जो है वो काफ़ी हद तक उनका मैटर जो है वो सॉल्व हो जाता है डार्क सर्कल्स से रिलेटेड। लेकिन हमेशा जो भी मेडिसिन आप खाते हैं आप उसको जो है वो ये देखकर खाएं कि आपने उसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराया हो, डॉक्टर ने आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी हो। वरना यूजुअली कुछ ख़वातीन अपने पास से खुद ही सेल्फ सजेस्टेड या किसी और ने उनको सजेस्ट किया होता है वो आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं। अगर आपने आयरन सप्लीमेंट भी खाना है तो भी पहले जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाएं, अपना लैब कराएं, मतलब अपने टेस्ट कराएं, फिर उसके बाद उसमें कितनी आपको किस आयरन की ज़रूरत है, कौन सा सप्लीमेंट आपको सूट करेगा, आपके लिए है, आपके हिसाब से फिर वो आप सप्लीमेंट खाएं। विटामिन्स जो है ना उसके भी बहुत अच्छे नताइज होते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के खाएं। हाँ, आप खा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अपना खाना, ठीक है ना। उसके अंदर आप ऐड ऑन करें आयरन, जैसे कि गोभी है या फिर पालक है। तो पालक में कहते हैं कि भाई बहुत आयरन होता है, तो किसी दिन आपने अगर चिकन से निकल रहा है, मीट से बाहर निकलना है, तो आप दाल पालक पका लें। आपने आयरन का ज़्यादा अच्छे से अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप सबसे ज़्यादा उसमें बेहतर ये देख सकते हैं कि आप कलेजी का इस्तेमाल कर लें, आप कलेजी खाएं। तो अपनी डाइट, आपका अपना जो हेमोग्लोबिन है, आपकी अपनी सेहत जो है वो आपके अपने हाथ में है और आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। निदा शकील हमारे साथ थी, उनके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हमें ज़रूर हमारी सोशल साइट पर बताइए। हम नेक्स्ट सेगमेंट में जब निदा शकील होंगी तो उनसे ज़रूर सवालात पूछेंगे। आज के शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइए हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।